हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका हम आज इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। यानी कि इसमें सारा चैप्टर कवर करेंगे, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट जितने भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर करेंगे। या फिर आप सिंपल से यहाँ पर लिख सकते हैं वन शॉट में ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। आज पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे इसमें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल यानी वीके क्लासेस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट पढ़ेंगे, यानी कि वन शॉट पढ़ेंगे। वन शॉट यानी भाई पूरा रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को नेक्स्ट पेज से। आपका दोस्तों चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कंट्रोल का मतलब क्या है और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो कंट्रोल यानी आप जानते हैं कि संतुलित करना। तो कंट्रोल दोस्तों हमारा ब्रेन करता है। हम सब कुछ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल हमारे ब्रेन के द्वारा किया जाता है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दोस्तों कम्युनिकेशन बिटवीन दी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होते हैं उसको हम दोस्तों बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। आपको उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझ आएगा। कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है और कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो आइए क्लासीफाई करते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला दोस्तों है नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका है एंडोक्राइन सिस्टम। और दोस्तों नर्वस सिस्टम आगे जाके रिलेटेड किससे दोस्तों दो पार्ट में ये भी डिवाइडेड है। पहला आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम सिंपली बोलते हैं CNS और इसको हम बोलते हैं PNS। CNS का मतलब दोस्तों है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट बात आ जाए कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इसका ब्रेन और दूसरा पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका दो पार्ट में डिवाइडेड, यानी CNS आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और दोस्तों आपका जो PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी आपका दोस्तों दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका दोस्तों क्या है? पहला आपका है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा आपका है पहला आपका है स्पाइनल नर्व्स। नर्व्स किसको बोलते हैं? नर्व्स का मीनिंग आगे आपको बताऊंगा। पहले ये पेरिफेरल का हम डिवीजन समझते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोस्तों दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका है स्पाइनल नर्व्स और दूसरा आपका है क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है और क्रेनियल नर्व्स क्या होता है आपको अभी बताएंगे, स्पाइनल और क्रेनियल के बीच का डिफरेंस। तो आइए आते हैं अब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लासिफिकेशन समझ आ रहा होगा। अभी मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ क्या क्लासिफिकेशन में क्या है। अब आते हैं क्रेनियल नर्व्स से। क्रेनियल नर्व्स दोस्तों उस नर्व्स को बोलते हैं जो कि 12 पेयर में प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, और स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी में 13 पेयर में प्रेजेंट है। अब आइए इनका मीनिंग समझते हैं दोस्तों। जो आपका क्रेनियल नर्व्स है ये रिलेटेड है आपका ब्रेन से। रिलेटेड टू दोस्तों किससे? रिलेटेड टू ब्रेन। रिलेटेड टू ब्रेन से दोस्तों रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर आप बोल सकते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। यहाँ पर आप सिंपली लिखिए क्या ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन कौन दोस्तों? क्रेनियल नर्व्स आपके ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, और स्पाइनल नर्व्स दोस्तों ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड से आपका स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होता है। अब दोस्तों आते हैं पहले मतलब समझिए इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। आइए मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको क्लासिफिकेशन आइए यहाँ पर बता देता हूँ इनका जो भी हमने पढ़ा। तो क्लासिफिकेशन में सिंपली बहुत ही सिंपल सा आपका क्लासिफिकेशन है। तो आइए यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो सिंपल से पहले आप क्या करेंगे दोस्तों? पहले आप डिवाइड करेंगे, यानी कि दोस्तों आपका
यहाँ पर आएगा पहले क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला आपका दोस्तों यहाँ पर होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपका पहले हेडिंग डालेंगे, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा दोस्तों, आपका यहाँ पर हेडिंग रहेगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। और दोस्तों जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका है क्या, पहला आपका है नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आता है। पहला आपका आता है दोस्तों ब्रेन, दूसरा आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड। और दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहला आता है आपका क्रेनियल नर्व्स और दूसरा आपका आता है दोस्तों स्पाइनल नर्व्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस पर हम आते हैं। टॉपिक क्या दोस्तों, हमने अभी कर लिया क्या, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व समझ लिया। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, अब हम आ जाते हैं बेसिक टर्म्स पे। आपके चैप्टर में दोस्तों कुछ बेसिक टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं, तो आइए इनको हम समझ लेते हैं। पहला बेसिक टर्म क्या है दोस्तों, पहला बेसिक टर्म आपका है स्टिम्युलस। स्टिम्युलस क्या होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों स्टिम्युलस का ये पहले डेफिनेशन समझते हैं। एनी द चेंज दैट फैक्टर अ जेंटल विच कॉज अ चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टिम्युलस दोस्तों क्या होता है, कोई भी अगर आपके बॉडी में चेंज हो रहा है जो कि कुछ कर रहा है, आपके बॉडी की एक्टिविटी को चेंज कर दे रहा है, बिहेवियर को चेंज कर दे रहा है, तो दोस्तों उस चेंज को हम बोलेंगे क्या, स्टिम्युलस। हम सिंपल से इसका एग्जांपल देते हैं। अगर आपको कुछ हीट फील होती है दोस्तों, तो जो हीट है ना वो आपका स्टिम्युलस है। स्टिम्युलस कोई भी अगर बॉडी एक्टिविटी में चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिम्युलस। यहाँ पर आपको याद रखना है चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर वाला। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर दोस्तों कोई भी सेल होता है, टिश्यू होता है या फिर ऑर्गन होता है जो कि आपका स्टिम्युलस यानी चेंज को रिसीव करता है। अब आते हैं इफेक्टर पे। इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर कोई भी टिश्यू हो जाए, कोई भी ग्लैंड हो सकता है या फिर कोई भी मसल हो सकता है जो कि रिस्पॉन्स की तरह एक्ट करता है, यानी कि जो स्टिमुलस रिसीव हुआ है ना उसके तरफ रिस्पॉन्स की तरह आपका यहाँ पर इफेक्टर एक्ट करता है। इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर कोई भी मसल हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है, कोई भी ग्लैंड्स हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, अब आते हैं हम यहाँ पर रिस्पॉन्स पे। रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स दोस्तों रिएक्शन होता है स्टिमुलस की तरफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है कब, जब आपको स्टिमुलस लग जाता है, यानी कि जब आपको हीट फील हो जाएगा तो आप रिएक्शन क्या देंगे, अपना हाथ हटा लेंगे, उसे ही दोस्तों बोलेंगे रिस्पांस। अब आते हैं दोस्तों रिसेप्टर पे। फिर से रिसेप्टर के टाइप पे आते हैं दोस्तों। रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। दोस्तों पहला टाइप ऑफ रिसेप्टर है यहाँ पर फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर आपके आई में प्रेजेंट होता है और लाइट को सेंस करता है। दूसरा आपका है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर आपके नोज में प्रेजेंट होता है और स्मेल को सेंस करता है। तीसरा आपका दोस्तों क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर आपके टंग में प्रेजेंट होता है और टेस्ट को सेंस करता है। चौथा आपके पास आता है दोस्तों फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर आपके ईयर में प्रेजेंट होता है और साउंड को सेंस करता है। और फिर फिफ्थ आता है दोस्तों आपके पास थर्मो रिसेप्टर, और जो आपके स्किन में प्रेजेंट होता है और हीट को सेंस करता है। और दोस्तों लास्ट आता है आपका नोसी रिसेप्टर जो कि आपके स्किन में ही प्रेजेंट होता है और पेन को सेंस करता है। हमने अभी क्या समझा दोस्तों, हमने अभी तक समझ लिया कुछ बेसिक टर्म। पहला हमने दोस्तों समझा स्टिम्युलस। स्टिम्युलस का होता है कोई भी चेंज होता है। और क्या समझा, और हमने समझा दोस्तों यहाँ पर रिसेप्टर। रिसेप्टर कोई भी बॉडी का सेल या फिर टिश्यू होता है जो कि हमारे जो स्टिम्युलस आ रहा है उस पर एक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा क्या, इफेक्टर। इफेक्टर कोई भी मसल होता है जो कि रिस्पॉन्स की तरह एक्ट करता है उस स्टिम्युलस के दौरान। और रिस्पॉन्स दोस्तों जो फाइनली होता है क्या, रिएक्शन होता है बॉडी का उस स्टिमुलस की तरफ। और हमने यहाँ पर कुछ रिसेप्टर इंपॉर्टेंट पढ़े, जैसे कि पहला फोटो का मतलब दोस्तों आप रखिएगा क्या, लाइट। ऑल फैक्ट्री आपके नोज में यानी स्मेल में यूज होता है। गस्टेटरी आपका टंग में यूज होता है दोस्तों। ऐसे करके आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। हमने दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर कर लिया है। अब चलते दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, जो कि आपका क्या है दोस्तों, जो कि आपका नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था ना नर्वस सिस्टम। आइए हम नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ पे बेसिक टर्म समझ आ गया होगा। नर्वस सिस्टम में दोस्तों बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर नर्व सेल के बारे में, यानी न्यूरॉन या फिर नर्व सेल के बारे में।
तो आइए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज आर द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू वन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन दोस्तों एक स्पेशलाइज्ड सेल यानी स्पेशल सेल होता है जो कि सिग्नल के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है एक से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में। बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल को ट्रांसमिट यानी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है कौन? न्यूरॉन। अब आते हैं न्यूरॉन को हम दोस्तों फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल यानी लंबा सेल है हमारे बॉडी का। उम्मीद करता हूँ न्यूरॉन के बारे में इंपॉर्टेंट आपको समझ आ गया होगा। क्या है न्यूरॉन? न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड सेल है। न्यूरॉन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में ले जाता है। न्यूरॉन को हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट सबसे लंबा सेल है न्यूरॉन। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर? अब आते हैं हम यहाँ पर सिंपल से न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगर न्यूरॉन के बारे में लिखने के बाद तो आपको स्ट्रक्चर जरूर बनाना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसके एक एक पार्ट को हम एकदम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो पहला ये दोस्तों समझते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है। उसके बाद दोस्तों इसका पहला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट दोस्तों, डेंड्राइट एक ब्रांच पार्ट है न्यूरॉन का दोस्तों, ब्रांच पार्ट है डेंड्राइट, जो कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है। अभी डिटेल में आपके पास मिलेगा। सेकंड आता है दोस्तों आपके पास यहाँ पर सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी किसी भी सेल का आप देखते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसी को दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियस में जो न्यूरॉन में जो आपका प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी में दोस्तों प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पर न्यूक्लियस। उसके बाद दोस्तों इस न्यूरॉन से एक लंबी सी ट्यूब जा रही होगी जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन, जो कि हेल्प करता है यहाँ से सिग्नल्स को यहाँ पर लास्ट तक पहुँचाने में। और लास्ट में दोस्तों आपके पास आता है क्या? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग दोस्तों ब्रांच पार्ट ये भी होता है नर्व एंडिंग। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरॉन। अब चलते हैं इसके एक एक पार्ट को हम स्टडी करते हैं। ये दोस्तों आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जहाँ पे आपका न्यूरॉन का एक्सोनल एंड या फिर नर्व एंडिंग किसी भी मसल से टच करता है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी हम आगे इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पढ़ेंगे हम दोस्तों क्या? पहले पढ़ते हैं नर्व इम्पल्स को, उसके बाद आएंगे न्यूरॉन के पार्ट पे। दोस्तों आते हैं नर्व इम्पल्स होता क्या है? तो नर्व इम्पल्स क्या होता है दोस्तों? नर्व इम्पल्स आर द वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कैरिड अलोंग नर्व और न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स दोस्तों वेव होता है किसका? इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का, जो कि नर्व्स के और न्यूरॉन के द्वारा ले जाया जाता है। क्या दोस्तों? कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल सिग्नल जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल वेव के फॉर्म में होता है और नर्व या फिर न्यूरॉन सेल आपको उसका ले जाता है। यहाँ पे दोस्तों न्यूरॉन सेल उसको ले जाता है। नर्व इम्पल्स आपको समझ आया है? नर्व इम्पल्स कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल सिग्नल होता है। क्या दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल सिग्नल होता है क्या? नर्व इम्पल्स, जिसको हमारा न्यूरॉन या फिर नर्व सेल ले जाता है। कौन ले जाता है? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन ले जाता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर? सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? नर्व इम्पल्स आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर सेल एज रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो दोस्तों नर्व इम्पल्स होता है ना, वो रिसेप्टर सेल के साथ रहता है, यानी कि जो आपका स्टिमुलस इन्वायरमेंट से रिसीव हुआ है ना, उसी को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। यानी जो आपके इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई यानी स्टिमुलस आ रहा है, उसी इंफॉर्मेशन को जो ले जाता है हमारा नर्व इम्पल्स, जो आपका न्यूरॉन ले जाता है, उसी से एसोसिएटेड आपका है नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल जाता है उसे ही बोलते हैं दोस्तों हम नर्व इम्पल्स। ये सेकंड पॉइंट में आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नर्व इम्पल्स होता है क्या? नर्व इम्पल्स कोई भी स्टिम्युलस होता है जो कि आपके इन्वायरमेंट से आ रहा है, उसको जो सिग्नल आपका आता है इन्वायरमेंट से, उसको जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा न्यूरॉन, उसी न्यूरॉन को ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका सिग्नल जा रहा है उसे ही बोलेंगे क्या दोस्तों? उसे ही बोलेंगे नर्व इम्पल्स। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ न्यूरॉन इज डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन टू एक्सोनल एंड और टर्मिनल एंड। डायरेक्शन सिंपल से यहाँ पर दोस्तों आपको नर्व इम्पल्स का डायरेक्शन बताया गया है। पहले डेंड्राइट के पास आता है, उसके बाद सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन, उसके बाद एक्सोनल एंड या फिर टर्मिनल एंड पे आ जाता है। इस पेज पे दोस्तों हमने क्या समझा? हमने यहाँ पर नर्व इम्पल्स के बारे में समझा। नर्व इम्पल्स होता क्या है? नर्व इम्पल्स वेव होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का, और जिसको न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं।
और नर्व इम्पल्स दोस्तों क्या होता है? नर्व इम्पल्स आपके इन्वायरमेंट से जो भी स्टिम्युलस आता है यानी सिग्नल आता है उसी के दोस्तों हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का डायरेक्शन आपका डेंड्राइट से लेकर एक्सोनल एंड तक होता है। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर? अब आते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन पे। न्यूरॉन्स का पार्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन दोस्तों आते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन पे। दोस्तों न्यूरॉन में पहला पार्ट आपके पास क्या आता है? पहला पार्ट आपका आता है डेंड्राइट। और डेंड्राइट क्या होता है? डेंड्राइट दोस्तों ब्रांच पार्ट होता है, यानी ब्रांच स्ट्रक्चर में होता है। क्या डेंड्राइट ब्रांच स्ट्रक्चर में होता है? दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन एंड पास टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट आपका एक ब्रांच स्ट्रक्चर में होता है जो कि इन्फॉर्मेशन पहले यानी प्रीवियस वाले न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, प्रीवियस न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सेल बॉडी को पास कर देता है। कौन दोस्तों? डेंड्राइट। क्या होता है? पहले ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कहाँ से? प्रीवियस न्यूरॉन से, और पास कर देता है आपका यहाँ पर सेल बॉडी तक। अब आते हैं सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी दोस्तों एक ब्रॉड यानी सबसे बड़ा पार्ट होता है किसमें? न्यूरॉन में। और दोस्तों राउंडेड पार्ट होता है न्यूरॉन का। कौन? सेल बॉडी आपका राउंडेड पार्ट होता है न्यूरॉन का। सेल बॉडी राउंडेड पार्ट होता है और ब्रॉड पार्ट होता है। सेल बॉडी के अंदर दोस्तों आपका न्यूक्लियस होता है, अबंडेंट यानी मोस्टली अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी फाउंड किए जाते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एटसेट्रा। आपके सेल ऑर्गेनेल्स भी फाइंड किए जाते हैं कहाँ पर? सेल बॉडी में। हमने दोस्तों अभी तक दो पार्ट पढ़ा। पहला आपका डेंड्राइट। डेंड्राइट आपका एक ब्रांच स्ट्रक्चर है जो कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है प्रीवियस न्यूरॉन से दोस्तों और पास कर देता है आपके सेल बॉडी में। सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी एक ब्रॉड सा स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड पार्ट होता है न्यूरॉन का जो कि न्यूक्लियस को कंटेन करता है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म उसके पास है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट रहता है। अब आते हैं दोस्तों एक्सॉन पे। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है किसका? एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है आपके न्यूरॉन का जो कि इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक ट्रांसपोर्ट करता है। कौन दोस्तों? एक्सॉन। एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब आते हैं दोस्तों नर्व एंडिंग क्या होता है। हमने यहाँ पर एक्सॉन समझा। एक्सॉन क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक ले जाता है। नर्व एंडिंग दोस्तों आपका टर्मिनल ब्रांच्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यानी कि ब्रांच्ड पार्ट जो हमने लास्ट में देखा था दोस्तों न्यूरॉन का, वही आपका है दोस्तों। क्या है? वही आपका है नर्व एंडिंग। अब चलते दोस्तों, हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा? पहला पढ़ा डेंड्राइट। डेंड्राइट ब्रांच्ड पार्ट होता है और क्या करते हैं दोस्तों? ब्रांच्ड पार्ट होता है और इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस न्यूरॉन से सेल बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा हमने पढ़ा सेल बॉडी। सेल बॉडी ब्रॉड होता है, राउंडेड होता है और इन्फॉर्मेशन को डेंड्राइट से पास करता है। क्या पास करता है? लेकिन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या करता है? ये राउंडेड होता है। इसके अंदर दोस्तों न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, और क्या कंटेन होता है इसके पास? अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एटसेट्रा आप प्रेजेंट करता है। अब आएंगे क्या? हम आ गए हैं कहाँ पर दोस्तों? एक्सॉन पे। एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, नर्व एंडिंग टर्मिनल या फिर ब्रांच्ड पार्ट है आपके न्यूरॉन का। हमने दोस्तों यहाँ पर पार्ट ऑफ न्यूरॉन एकदम अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों जो आपके थोड़ा बाहर की आवाज़ आ रहा है उसको इग्नोर करिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों कहाँ पर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका दोस्तों क्या है? साइनेप्स। तो आइए साइनेप्स को समझते हैं, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। साइनेप्स क्या होता है? आइए साइनेप्स का डेफिनेशन देते हैं। साइनेप्स क्या है दोस्तों? देयर इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन वेयर द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एज अ केमिकल सिग्नल दैट आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो आपका दोस्तों साइनेप्स होता है, साइनेप्स गैप होता है पहले नर्व एंडिंग का, पहले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग का और आने वाले न्यूरॉन का बीच का, आने वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों साइनेप्स। यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों?
ये पहले वाले न्यूरॉन का आपका यहाँ पर समझिए, ये पहले वाले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग यहाँ पर है, और ये दूसरे वाले न्यूरॉन का दोस्तों क्या है, ये दूसरे वाले न्यूरॉन का यहाँ पर डेंड्राइट है। ये दूसरे वाला दोस्तों दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट है, और उसके बीच में दोस्तों जो आपका गैप है दिख रहा है, उसी गैप को दोस्तों हम बोलते हैं क्या, साइनेप्स। उम्मीद करता हूँ मैं आपको थोड़ा पिक्चराइज करा सकाऊंगा, विजुअलाइज करा सकाऊंगा। अब आते हैं साइनेप्स पे। साइनेप्स क्या होता है दोस्तों, साइनेप्स माइक्रोस्कोपिक पे आएंगे बाद में। पहले आता है साइनेप्स गैप होता है किसके बीच, नर्व एंडिंग, पहले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग का और आने वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट के बीच का, जहाँ पे दोस्तों सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं कुछ केमिकल्स के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इसका मतलब सिंपल सा समझिएगा, जो इन्फॉर्मेशन केमिकल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं साइनेप्स की जगह पे, उसे हम बोलते हैं क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब आते हैं साइनेप्स पे। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स आपका माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, साइनेप्स आपका माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। और क्या दोस्तों, और इन ईयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इन दिस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। कौन, कहाँ पर, साइनेप्स में आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। हमने यहाँ पर टोटली साइनेप्स के बारे में क्या समझे दोस्तों। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच का, पहले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग का और आने वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का गैप होता है। और दोस्तों जो साइनेप्स होता है वहाँ पे आपका जो सिग्नल्स होता है वो कुछ केमिकल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। साइनेप्स आपका माइक्रोस्कोपिक गैप है दो न्यूरॉन के बीच का। साइनेप्स में आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। हमने यहाँ पर टोटली साइनेप्स के बारे में पढ़ लिया और समझ लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक यानी कि हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब आप समझिएगा दोस्तों क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक पॉइंट ऑफ जंक्शन है जहाँ पे बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ मोटार न्यूरॉन एंड मसल्स। हमने फिगर के फॉर्म में समझा था ना, मोटर न्यूरॉन्स, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ऐसा जंक्शन या फिर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई भी न्यूरॉन का नर्व एंडिंग किसी भी मसल्स से ज्वाइंट हो रहा होगा, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आएंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको समझ आया होगा। अब चलते कहाँ पर, सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, हाउ एग्जैक्टली दिस सिग्नल्स आर पास थ्रू बिटवीन न्यूरॉन, कैसे न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स पास होता है ये समझते हैं। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, पहला स्टेप आपका इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट टिप पे कलेक्ट होगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द डेंड्राइट टिप्स। डेंड्राइट का टिप है दोस्तों जो वही आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। उसके बाद द केमिकल रिएक्शन सेल्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाएगा, जो सिग्नल होगा उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी तक पास ट्रांसफर हो जाएगा। देन पास थ्रू द सेल बॉडी टू थ्रू द एक्सॉन, उसके बाद सेल बॉडी से एक्सॉन तक पास होगा। उसके बाद दोस्तों रीचेस नर्व एंडिंग एट द एंड ऑफ न्यूरॉन, उसके बाद जो आपका सिग्नल होगा वो नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा, यानी कि जो आपके न्यूरॉन का आखिरी पार्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कुछ केमिकल्स के फॉर्म में साइनेप्स के क्रॉस यानी साइनेप्स से होकर दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा। फिर आ गया दोस्तों क्या, अगेन पास ऑन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन एज सो ऑन। यहाँ पे फिर से दोस्तों क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। पहला क्या हुआ दोस्तों, पहले आपके डेंड्राइट के पास आया, फिर डेंड्राइट से दोस्तों कहाँ पे गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हुआ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गया सेल बॉडी से नर्व एंडिंग पे गया, और नर्व एंडिंग के बाद कुछ केमिकल सिग्नल यानी केमिकल सिग्नल के फॉर्म में यानी न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में ट्रांसमिट हुआ। फिर उस न्यूरो ट्रांसमीटर के बाद दोस्तों क्या हुआ, उस न्यूरो ट्रांसमीटर के बाद फिर से आगे क्या, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, उसके बाद आगे चलता गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आ गया कैसे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट यानी पास होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि दोस्तों आपका है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन।
न्यूरॉन कितने टाइप्स के होता है आइए समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को। बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पर आपके सिलेबस में 3 टाइप के न्यूरॉन है। पहला आपका है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा आपका इंटर या फिर रिले न्यूरॉन, तीसरा आपका है मोटर न्यूरॉन। अब आइए इन तीनों को समझते हैं दोस्तों। पहला आपका है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। दोस्तों जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अब आता है इंटर या फिर रिले न्यूरॉन। ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है सेंसरी को मोटर न्यूरॉन से और क्या करता है दोस्तों? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या हो जाएगा? दे हेल्प इन द ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम CNS टू अ मसल और ग्लैंड। मोटर न्यूरॉन कैरीज नर्व इम्पल्स टू रिसेप्टर होगा दोस्तों यहाँ पर। अब आते कहाँ पर आइए मोटर न्यूरॉन पे आते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करता है दोस्तों? नर्व इम्पल्स को CNS तक ले जाता है, यानी कि नर्व इम्पल्स जो CNS के पास होता है वहाँ CNS से मसल्स के पास लाता है कौन? मोटर न्यूरॉन। और मसल्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि अपना हाथ हिलाओ, यानी अगर आपका हाथ हॉट सरफेस पे है तो अपना हाथ हटा दो या फिर कोई भी अपना एक्शन लो, यानी रिस्पॉन्स कोई भी लो मसल्स या फिर ग्लैंड से के पास लाता है। हमने क्या पढ़ा दोस्तों? यहाँ पर 3 टाइप के न्यूरॉन पढ़ा। पहला आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन आपके नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजता है। इंटर न्यूरॉन दोस्तों पहला आपका सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करता है। और मोटार न्यूरॉन क्या करता है? मोटार न्यूरॉन आपके नर्व इम्पल्स को CNS से मसल्स के पास लाता है, जो कि क्या करता है दोस्तों? अपना रिस्पॉन्स देता है। उम्मीद करता हूँ 3 टाइप के न्यूरॉन समझ आया। पहला आपका सेंसरी, दूसरा आपका इंटर या फिर रिले, तीसरा आपका मोटार। सेंसरी क्या करेगा दोस्तों? CNS तक ले जाएगा, रिसेप्टर से CNS। इंटर क्या करेगा? सेंसरी को मोटार से कनेक्ट करेगा। मोटार क्या करेगा दोस्तों? मोटार नर्व इम्पल्स जो CNS के पास है उसे मसल्स के पास लाएगा। 3 चीज़ें हम पढ़े हैं। अब आते हैं दोस्तों एक्शंस पे। कैसे कैसे एक्शंस होते हैं? दो पहले एक्शन समझते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्शन पे। पहले आते हैं वॉलेंट्री एक्शन पे। वॉलेंट्री एक्शन दोस्तों क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन दोज एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ऑन विल इज नोन एज वॉलेंट्री एक्शन। जो एक्शन हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों? एग्जांपल इसमें हो जाएगा वॉकिंग। अगर हम चलते हैं दोस्तों हम रुक सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं अगर हम वॉक कर रहे हैं तो। डांसिंग, राइटिंग, ऐसे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों। हमने सिंपली क्या समझा दोस्तों? ऐसे एक्शन जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और दोस्तों वॉलेंट्री एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। वॉलेंट्री एक्शन में आपका थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है वॉलेंट्री एक्शन में। एग्जांपल आपके सामने है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्शन जिसका नाम है इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? दोज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाई आवर ऑन विल। जो एक्शन हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इसमें दोस्तों आपका थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन आपका इन्वॉल्व होता है। एग्जांपल आपको हो जाएगा पंपिंग ऑफ ब्लड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। आपके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे इनवॉलेंट्री एक्शंस के। दोस्तों आपको कुछ एग्जांपल लर्न रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे एग्जांपल पूछ लेगा कि कौन सा एक्शन है। हमने यहाँ पे क्या समझा दोस्तों? हमने यहाँ पर समझा इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? जिस एक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जिन एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन में दोस्तों आपका थिंकिंग इन्वॉल्व होता है और ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। और दोस्तों एग्जांपल आपको हो जाएगा वॉकिंग, डांसिंग, राइटिंग। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? जैसे एक्शन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल आपको हो जाएगा दोस्तों, एग्जांपल आपको हो जाएगा पंपिंग ऑफ ब्लड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। इसमें दोस्तों आपका थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्शन जिसका नाम है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्शन है दोस्तों आपका रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शन है। तो आइए इसको समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? दोज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाई आवर ओन विल। ये भी एक टाइप का इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, यानी कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन में दोस्तों आपका थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे एक्शन को कंट्रोल करता है।
एग्जाम्पल आपका क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन वी टच हॉट सरफेस। अगर हम गर्म सरफेस को टच करते हैं तो हमारा हाथ अचानक से हट जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमारा हाथ क्या करता है, तो हमारा बॉडी उस कंडीशन में रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है दोस्तों, ऐसे एक्शन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसमें दोस्तों आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता है, थिंकिंग भी इन्वॉल्व नहीं होता है। इन एक्शन को हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम व्हेन वी टचिंग ऑन द हॉट सरफेस। हम अपना हाथ हटा लेते हैं जब हम किसी गर्म सरफेस को टच करते हैं। उम्मीद करता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन समझ आया होगा। अब चलते इसको और डिटेल में समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन आपका सिंपल से क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ रैपिड अनकॉन्शियस इमीडिएट ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू स्टिम्युलस। रिफ्लेक्स एक्शन एकदम रैपिड एक्शन यानी जो दोस्तों अचानक सा एक्शन है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। इमीडिएट यानी अचानक से, ऑटोमेटिक यानी अपने आप हो गया, और इनवॉलेंट्री दोस्तों जिसे हम कंट्रोल ना कर सकें। किसके रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी रिस्पॉन्स करता है, कब, स्टिम्युलस के, उस समय हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यानी हमने क्या समझा, रिफ्लेक्स एक्शन रैपिड एक्शन है, अनकॉन्शियस एक्शन है, इमीडिएट एक्शन है, ऑटोमेटिक एक्शन है, या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन आप इसको बोल सकते हैं। As it is a fast, it enables the animal to respond immediately to the harmful stimuli so that no harm cause it। इस पॉइंट में सिंपल से क्या समझना है दोस्तों, इसमें जो एक बताना चाह रहा है पॉइंट कि ये एक्शन आपका फास्ट है, इसीलिए ये एनिमल्स को बताता है इमीडिएट या फिर हार्मफुल जो स्टिम्युलाई होती है ना, यानी कि कुछ हार्मफुल एक्शंस होते हैं हम जो लेते हैं वो हमें हार्म करने से बचाता है। क्या दोस्तों इसमें क्या समझा है, फास्ट एक्शन होने के लिए कारण क्या है, फास्ट एक्शन क्यों है, क्योंकि अगर हार्मफुल स्टिमुलाई आता है तो एनिमल्स उससे बच सकता है ईजिली और उसे कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों रिफ्लेक्स आर्क पे। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ भी आपका एग्जाम में आता है। इसको इसका पाथवे पूछते हैं, पाथवे अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले ये इसका डेफिनेशन समझते हैं। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो भी पाथ फॉलो करता है, हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है दोस्तों, जो भी पाथ फॉलो करता है उसी पाथ को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क। हमने इसमें से क्या समझा, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जो भी पाथ हमारा रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है उन्हीं पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है दोस्तों, जो पाथ है, जो नर्व इम्पल्स लिया है रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए या फिर अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स दिया सडन स्टिमुलाई को, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है दोस्तों, जो पाथवे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन चूज किया उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि जो पाथ हमारा नर्व इम्पल्स चूज किया रिफ्लेक्स एक्शन या फिर अनकॉन्शियस एक्शन को करने के लिए, उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, रिफ्लेक्स आर्क। उम्मीद करता हूँ रिफ्लेक्स आर्क आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा हमारा आर्क फॉलो होता है, यानी रिफ्लेक्स आर्क का पाथ हम समझते हैं। दोस्तों पहले आपका इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस के फॉर्म में आता है, स्टिमुलस के बाद दोस्तों आपके जाता है कहाँ पर, रिसेप्टर के पास, और दोस्तों रिसेप्टर के बाद आ जाएगा कहाँ पर, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद आया है दोस्तों कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे आपका इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। और उसके बाद दोस्तों आपका आएगा मोटर न्यूरॉन, मोटर के बाद आपका आएगा इफेक्टर, इफेक्टर के बाद दोस्तों फाइनली रिस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा। इफेक्टर क्या होगा, इफेक्टर आपका कोई भी मसल्स हो सकता है, कोई भी मसल आपका इफेक्टर हो सकता है। रिस्पॉन्स आपके बॉडी जो भी रिस्पॉन्स दिया उसे बोल देंगे। अब दोस्तों हमारा फाइनली टॉपिक खत्म हो गया है। अब आते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब चलते हैं ह्यूमन ब्रेन को समझने। आप इस फिगर को देख रहे होंगे, यही फिगर आपका ह्यूमन ब्रेन का है। उम्मीद करता हूँ क्लियरली आपको विजिबल होगा। अब चलते हैं दोस्तों, इस फिगर को हम समझेंगे, इस पार्ट्स को हम समझेंगे, इसके पार्ट्स को। पहले हम इसके आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में सिंपली हम आते हैं दोस्तों, इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन के क्लासिफिकेशन को समझते हैं दोस्तों। ह्यूमन ब्रेन का क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा दोस्तों। आपका ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पहले पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पहले पार्ट को हम बोलते हैं फोर ब्रेन,
और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मिड ब्रेन, तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। आइए फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन के दोस्तों यहाँ पर 3 पार्ट होता है फोर ब्रेन का। पहला होता है क्या, पहला ये इन दोनों को लिखते हैं फोर ब्रेन। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर मिड ब्रेन, उसके बाद आपका आएगा क्या दोस्तों यहाँ पर हाइंड ब्रेन। अभी फिगर में मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ आपका प्रेजेंट है। तीसरा आपका आएगा दोस्तों क्या, हाइंड ब्रेन। अब आइए दोस्तों फोर ब्रेन के टाइप्स पे आते हैं। फोर ब्रेन का भी टाइप है। पहला टाइप क्या है दोस्तों फोर ब्रेन के, फोर ब्रेन का आपका यहाँ पर टोटली 3 टाइप है। पहला आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, पहला आपका होता है सेरिब्रम। क्या दोस्तों, सेरिब्रम। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आता है थैलेमस। अभी इनका हम फंक्शन भी जानेंगे दोस्तों, थैलेमस। उसके बाद आपका आएगा क्या दोस्तों, उसके बाद फाइनली आपका आता है हाइपोथैलेमस। दोस्तों हमने यहाँ पर फोर ब्रेन का टाइप समझ लिया। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन का टाइप दोस्तों आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2 टाइप का मिड ब्रेन होता है। पहला आपका होता है दोस्तों क्या, कार्पोरा, और दूसरा आपका होता है दोस्तों क्या, पेडिकल। इनके बारे में दोस्तों हमको पढ़ना नहीं है, क्या दोस्तों, इनके बारे में पढ़ना नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, हम आते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन दोस्तों 3 टाइप के भी डिवाइडेड है। पहला दोस्तों आपका क्या है, पहला आपका है सेरिबेलम। दोस्तों सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज ना तो ये पहला क्या है दोस्तों, पहला आपका है सेरिबेलम। पहला आपका है सेरिबेलम, दूसरा आपका दोस्तों क्या, दूसरा आपका है पॉन्स, और तीसरा आपका दोस्तों क्या, तीसरा आपका है मेड्यूला। मेडुला इसका दोस्तों फुल नेम क्या है, फुल नेम इसका है मेडुला ऑब्लंगेटा। दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप के ब्रेन हमने पढ़ा। पहला आपका है फोर ब्रेन, दूसरा आपका है मिड ब्रेन। पहला आपका है फोर ब्रेन, दूसरा आपका है मिड ब्रेन, तीसरा आपका है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का दोस्तों, फोर ब्रेन के 3 पार्ट है। पहला आपका है सेरेब्रम, दूसरा आपका है थैलेमस, तीसरा आपका है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के दोस्तों यहाँ पर 2 पार्ट है। पहला आपका है कार्पोरा, दूसरा आपका है पेडिकल। हाइंड ब्रेन के दोस्तों यहाँ पर 3 पार्ट है। पहला आपका है सेरिबेलम, दूसरा आपका है पोन्स, तीसरा आपका है मेडुला ऑब्लंगेटा। दोस्तों यहाँ पर इनको कैसे हम लर्न करेंगे, सेरिब्रम और सेरिबेलम को। सेरिब्रम में दोस्तों आपका अभी फंक्शन बताऊंगा, लेकिन सेरिबेलम में आप लर्न करिएगा क्या, बैलेंस, यानी हमारा बैलेंस। सेरिबेलम दोस्तों मोस्टली क्या करता है, बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है। अब आते हैं दोस्तों उसी फिगर ऑफ ह्यूमन ब्रेन पे। अब आइए दोस्तों इसमें हम समझते हैं ब्रेन के उन्हीं पार्ट्स को जो हमने पढ़ा है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, जो यहाँ पर मोस्टली ब्रेन का पार्ट दिख रहा है दोस्तों, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। यानी मोस्टली ब्रेन का पार्ट आपका होता है फोर ब्रेन, यानी कि मोस्टली पार्ट कवर करता है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में दोस्तों, फोर ब्रेन में भी मोस्टली कवर करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम दोस्तों आपका 66% पार्ट कवर करता है आपके फोर ब्रेन, यानी कि आपके ब्रेन का। और फोर ब्रेन तो आपका कवर करता ही है मोस्टली। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, अब आते हैं थैलेमस पे। थैलेमस आपका कहाँ दोस्तों, थैलेमस आपका कहीं पे यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है। अब आते हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको दिख रहा है दोस्तों कहाँ, यहाँ पर प्रेजेंट है। और थैलेमस इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर प्रेजेंट होता है दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ पे थोड़ा कहीं पे थैलेमस प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस के ऊपर दोस्तों क्या प्रेजेंट होता है, थैलेमस। और इन्हीं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को दोस्तों हम बोलते हैं क्या, इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर फोर ब्रेन के 3 पार्ट। पहला क्या देखा हमने, पहला हमने देखा सेरिब्रम। दूसरा हमने क्या देखा दोस्तों, दूसरा हमने देखा यहाँ पर हाइंड यानी हाइपोथैलेमस। और तीसरा हमने देखा यहाँ पर दोस्तों क्या, थैलेमस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको तीनों पार्ट समझ आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, आगे आपका टॉपिक है क्या, हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स, उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन के टाइप यहाँ पे मार्क नहीं है। अब आएंगे दोस्तों कहाँ पर, हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों पॉन्स होता है, यहाँ पर आपका मेडुला होता है, यहाँ पर आपका दोस्तों क्या होता है, सेरिबेलम होता है। उम्मीद करता हूँ फिगर आपको समझ आ गया होगा। फिगर आपके एग्जाम में आएगा नहीं, अगर आएगा तो आपको सिर्फ मार्किंग करने के लिए बोलेगा। अब चलते दोस्तों कहाँ पर, एक एक पार्ट को हम डिटेल में समझते हैं। पहला पार्ट दोस्तों आपका क्या, पहला पार्ट आपका है सेरिब्रम। क्या दोस्तों, पहला पार्ट आपका है यहाँ पर सेरिब्रम। तो आइए इस सेरिब्रम को समझते हैं कि क्या होता है आपका सेरिब्रम।
तो सेरिब्रम दोस्तों आपके फोर ब्रेन का पार्ट है क्या? सेरिब्रम आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। तो आइए सेरिब्रम का फंक्शन देखते हैं। व्हाट इज द मेन काइंड ऑफ अ थिंकिंग पार्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दोस्तों जो आपका सेरिब्रम है वो आपका थिंकिंग पार्ट है क्या? मेनली दोस्तों ये थिंक करने में हेल्प करता है और ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। मोस्टली दोस्तों 66% पार्ट ब्रेन का कवर करता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? ऑल वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल बाय दिस। सारे वॉलेंट्री एक्शन को सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। इट इंटरप्रेट द सेंसेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। दोस्तों ये रिस्पॉन्स देता है किन किन कंडीशन पे? पहला आपका पेन आएगा, कोल्ड आएगा, हीट आएगा, प्रेशर आएगा, सारा रिस्पॉन्स दोस्तों आपका सेरिब्रम ही देगा। इट हैज अ सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज सच एज कंट्रोल, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, इमोशन एंड स्पीच। दोस्तों क्या कर सकता है? थिंक कर सकता है, मेमोरी इसी के पास होता है दोस्तों, रीजनिंग करता है, परसेप्शन करता है यानी जो हमको देखने की किसी भी चीज़ को देखने का क्षमता होता है, इमोशन को कंट्रोल करता है, स्पीच को भी ये कंट्रोल करता है। दोस्तों हमने सेरिब्रम के बारे में क्या पढ़ा? सेरिब्रम मेनली थिंकिंग पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। सारा वॉलेंट्री एक्शन सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। ये और किस किस पे सेंस करता है दोस्तों? पेन हो जाएगा, कोल्ड हो, हीट हो या फिर प्रेशर हो। एक इसके पास कुछ मेंटल एबिलिटी होता है, जैसे दोस्तों थिंकिंग होता है, मेमोरी होता है, रीजनिंग होता है, परसेप्शन होता है यानी किसी भी चीज़ को देख कैसे हम देखते हैं, समझते हैं, इमोशन होता है और स्पीच का क्षमता होता है हमारे सेरिब्रम के पास। अब आते हैं थैलेमस के पास। थैलेमस क्या होता है दोस्तों? थैलेमस क्या करता है? इट रिलीज सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रम। थैलेमस जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आता है उसको सेरिब्रम के पास ले जाता है। कौन? थैलेमस। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस स्लीप को कंट्रोल करता है, हंगर या फिर थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर दोस्तों आप थैलेमस का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या लिखेंगे? ऑल द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब आएंगे दोस्तों क्या? हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होगा दोस्तों? इंटरनल में आपका हो जाएगा स्लीप यानी आपको नींद आता है, हंगर यानी भूख लगता है, थर्स्ट यानी प्यास लगता है और सारा चीज़ आएगा। अब आते हैं मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का पार्ट में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवे नहीं है, हम यहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं मिड ब्रेन के टाइप्स पे। मिड ब्रेन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन हमारे फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। इट कंसर्न विद द फ्यू इनवॉलेंट्री एक्शन। कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल कर लेता है मिड ब्रेन। इट इन्वॉल्व इन द ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग। ऑडिटरी दोस्तों, ऑडिटरी का मतलब होता है यानी सुनना यानी हियरिंग में, और विजुअल यानी दोस्तों वॉचिंग यानी सीइंग में दोस्तों हेल्प करता है मिड ब्रेन में। और दोस्तों कुछ भी पेन का सिग्नल आता है दोस्तों तो मिड ब्रेन भी प्रोसेस कर देता है। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर? हाइंड ब्रेन पे। पहले मिड ब्रेन आपको रिवाइज करवा दूँ। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल कर लेता है। मिड ब्रेन दोस्तों आपके सुनने यानी हियरिंग और वॉचिंग यानी विजुअल प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है। मिड ब्रेन पेन के सिग्नल को भी प्रोसेस करता है। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पर? हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन का पार्ट्स क्या है दोस्तों? हाइंड ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। सेरिबेलम क्या करता है दोस्तों? आइए समझते हैं। सेरिबेलम इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मस्कुलर मूवमेंट एंड मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। सेरिबेलम का मोस्टली काम दोस्तों क्या है? मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है यानी कि बॉडी का बैलेंस, यानी बॉडी का जो भी बैलेंस करता है बॉडी, उससे सिर्फ और सिर्फ सेरिबेलम के अकॉर्डिंग ही करता है। पोन्स क्या करता है दोस्तों? पोन्स आपका हेल्प करता है ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करने में, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में आपका पोन्स हेल्प करता है, यानी कि सिंपली बोल सकता है इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अब आते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा दोस्तों क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन या फिर वॉमिटिंग होता है दोस्तों, तो मेडुला ही कंट्रोल करता है। हमने यहाँ पर दोस्तों हाइंड ब्रेन के टाइप समझे। पहला हमने क्या समझा? सेरिबेलम। सेरिबेलम दोस्तों बैलेंस और पोस्चर में हेल्प करता है या फिर मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पोन्स क्या करता है दोस्तों? पोन्स आपके स्लीप साइकिल में हेल्प करता है या फिर ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। मेडुला दोस्तों इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर? लास्ट टॉपिक ऑफ ब्रेन पे आते हैं दोस्तों क्या? प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस ऑर्गन, यानी लास्ट टॉपिक ऑफ नर्वस टिश्यू है दोस्तों क्या?
प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस ऑर्गन, जो कि पहले हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन और प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम समझते हैं कि यहाँ पर प्रोटेक्शन का नीड क्यों है, हम ब्रेन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों पहला रीजन आपका क्या हो जाएगा, पहला रीजन है कि ब्रेन दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। और दोस्तों आपका ब्रेन प्लेस किसमें, ब्रेन आपके स्कल के अंदर यानी खोपड़ी के अंदर ब्रेन है और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसको दोस्तों प्रोटेक्ट करना तो बनता है। तो आइए हम इसको रीड करते हैं क्या कैसे कैसे प्रोटेक्ट होता है। ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम एंड अ पार्ट ऑफ द स्कल। ब्रेन एक बॉक्स में प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं क्रेनियम, और क्रेनियम का दोस्तों क्रेनियम आपका स्कल का पार्ट है। ब्रेन इज रैप्ड इन 3 सेपरेट मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन 3 मेम्ब्रेन में रैप्ड होता है यानी उसमें बंधा होता है, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। अब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन दीज लेयर फिल्ड विथ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आपका जो यहाँ पर 3 लेयर यानी मेनिंजेस है, इनके बीच में जो भी स्पेस होता है दोस्तों, उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा फिल किया जाता है। दिस फ्लूइड फिल एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्वर स्प्रिंग। ये जो फ्लूइड होता है शॉक एब्जॉर्वर की तरह एक्ट करता है, यानी कि कोई भी अगर ब्रेन को चोट पहुंचने वाला होता है तो वही फ्लूइड यहाँ पर बचा लेते हैं। और क्या दोस्तों, फ्लूइड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को इंजरी से या फिर शॉक से प्रोटेक्ट करता है। हमने यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में क्या पढ़ा, ब्रेन एक बॉक्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम, और क्रेनियम आपके स्कल का पार्ट है। ब्रेन 3 मेम्ब्रेन में सेपरेटली यहाँ पर क्या प्लेस्ड है, पहला आपका 3 मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस, और जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है यानी 3 लेयर के बीच में से हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्वर की तरह एक्ट करता है और ब्रेन को इंजरी या फिर शॉक से प्रोटेक्ट करता है। इन 3 मेनिंजेस का नाम आप पूछेंगे, पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला नेम इसका दोस्तों याद नहीं करना है, पहला आपका ड्यूरा मैटर, दूसरा आपका एरेक्नॉइड मैटर, तीसरा आपका दोस्तों क्या पिया मैटर। 3 टाइप के दोस्तों मेनिंजेस है, यही तीनों मेनिंजेस आपके ब्रेन में प्रेजेंट होंगी। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे। हम स्पाइनल कॉर्ड को भी दोस्तों यहाँ पर प्रोटेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दोस्तों। जैसे लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो रैप्ड इन द स्पाइनल मेनिंजेस एंड कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के जैसे स्पाइनल कॉर्ड के पास भी क्या होता है दोस्तों, स्पाइनल मेनिंजेस होता है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड हमारा प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको हम सिंपली बोलते हैं बैकबोन। The vertebral column for may be 33 bone called vertebrae। vertebral column दोस्तों 33 बोन्स यानी 33 बोन से बनी है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रे। हमने यहाँ पर दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड में क्या पढ़ा, ब्रेन के जैसे स्पाइनल कॉर्ड के पास भी क्या होता है, मेनिंजेस होता है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं बैकबोन। और दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम आपका 33 बोन से बने हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रे। दोस्तों इसी के साथ हमारे यहाँ पर ब्रेन का टॉपिक होता है ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सिंपली क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम पढ़ते हैं हार्मोन क्या होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं डिफरेंट हार्मोन हमको पढ़ना है यहाँ पर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में। तो आइए इसको हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन आप हमारे यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। दोस्तों पहला हार्मोन आता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे जो हम सिंपली क्या करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझेंगे, कौन कौन सा ग्लैंड है आपका, वो कौन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है और उसका फंक्शन क्या है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो दोस्तों हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हम स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हम अभी देखें हैं लोकेशन क्या है दोस्तों, लोकेशन है बेस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के निचले वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन बनाता है दोस्तों, हार्मोन बनाता है ये ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच हार्मोन बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है यानी टीएसएच हार्मोन बनाता है, और क्या दोस्तों, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच हार्मोन भी बनाता है। अब आते हैं इन तीनों का फंक्शन देखते हैं। तो जीएच क्या करता है दोस्तों, ग्रोथ में हेल्प करता है। टीएसएच क्या करता है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को फंक्शनिंग में हेल्प करता है। एफएसएच क्या करता है दोस्तों, एफएसएच आपका फॉलिकल ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग दोस्तों हेल्प करता है क्या, एफएसएच।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड समझ आया होगा। दोस्तों इसका लोकेशन होता है कहाँ पर, ब्रेन के बेस में 3 टाइप का हार्मोन सेक्रेट करता है। पहला आपका है जीएच हार्मोन, दूसरा आपका टीएसएच हार्मोन, तीसरा आपका एफएचएस हार्मोन। अब चलते दोस्तों कहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड जिसका नाम है टेस्टिस, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है। इसका लोकेशन दोस्तों कहाँ पर, इसका लोकेशन आपका होता है स्क्रोटम में, और ये हार्मोन बनाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब आते हैं इसके फंक्शन पे, इसका क्या क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन दोस्तों, पहला फंक्शन आपका स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म बनाता है मेल के बॉडी में। और क्या करते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान दोस्तों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन, यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपको मेल में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं यहाँ पर ओवरी यानी जो फीमेल में प्रेजेंट होता है दोस्तों, ये एविनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ये हार्मोन बनाता है। क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। और एक और हार्मोन बनाता है दोस्तों, क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, वो भी हार्मोन यहाँ पर बनता है। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर इसके फंक्शन में। पहला फंक्शन दोस्तों क्या, एग प्रोडक्शन, और दूसरा फंक्शन का दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी फीमेल में। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको 3 ग्लैंड और 3 हार्मोन समझ आया होगा। 3 नहीं, यहाँ पर दोस्तों पहले में 3 था, और यहाँ पर 2 हार्मोन आपको समझ आया होगा। अब चलते दोस्तों कहाँ पर, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड जिसका नाम है क्या, जिसका नाम आपका है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों, पैंक्रियाज आपका स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, और इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है, जो कि दोस्तों ब्लड में शुगर लेवल को यहाँ पर मेंटेन करता है, इंसुलिन हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड आपका आता है दोस्तों, यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके एबव किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बनाता है। और क्या करता है, एड्रेनलिन आपका हेल्प करता है किसमें, प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एज फाइट में हेल्प कर देगा आपको एड्रेनलिन। आपको इम्पोर्टेंट अगर कोई भी अचानक से फाइट करने आ जाए दोस्तों, तो आपका एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, यानी हेल्प करता है आपको फाइटिंग में। उम्मीद कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर आपको हार्मोन का टॉपिक क्लियर होगा, जो आपको टेबल में मैंने बताया दोस्तों। टेबल इसलिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पर इजीली लर्न हो सके। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है आपका क्या है, जिसका नाम आपका है फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइए इसको भी समझ लेते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या क्या होता है, इसमें दोस्तों हमको समझना क्या है फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म का डेफिनेशन होता क्या है। तो फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन इज द मैकेनिज्म थ्रू विच द बैलेंस ऑफ हार्मोन इन द बॉडी मेंटेन। फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके दौरान हार्मोन को हम बैलेंस करते हैं अपने बॉडी में, यानी हार्मोन का मात्रा ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, या फिर हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है या फिर कम सिक्रीट हो रहा है, उसको मैनेज करता है। 2 टाइप के फीडबैक होते हैं दोस्तों, पहला आपका होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा आपका होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक यानी कि हमारा हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और नेगेटिव फीडबैक दोस्तों यानी कि हार्मोन हमारा कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कम हो रहा है यहाँ पर प्रोड्यूस। हमने यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। पहले फीडबैक का डेफिनेशन समझा। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बैलेंस ऑफ हार्मोन हमारे बॉडी में मेंटेन करता है। 2 टाइप के, पॉजिटिव दोस्तों यानी कि ज़्यादा सिक्रीट हो गया, और नेगेटिव यानी कि कम सिक्रीट हो गया। उम्मीद करता हूँ फीडबैक आपको समझ आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक जिसका नाम दोस्तों क्या, प्लांट कोऑर्डिनेशन। प्लांट कोऑर्डिनेशन पे आते हैं दोस्तों। प्लांट कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बन जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा प्लांट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों हमको समझना पड़ता है प्लांट में क्या क्या मूवमेंट होता है। तो पहला मूवमेंट होता है क्या, पहला मूवमेंट आपको होता है नेस्टिक मूवमेंट। तो आइए नेस्टिक मूवमेंट को समझते हैं डिटेल में। नेस्टिक मूवमेंट यानी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन द प्लांट, रिस्पॉन्स के जरिए स्टिमुलाई इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। इस डेफिनेशन में आपको क्या समझा रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम नेस्टिक मूवमेंट में क्या समझ रहे हैं, इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। दोस्तों इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, प्लांट में होता है। इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। स्टिम्युलस के रिस्पॉन्स यानी स्टिम्युलस में रिस्पॉन्स देते हुए कोई भी डायरेक्शन नहीं शो करता है, यानी कि एक ग्रोथ होता है। कैसा मूवमेंट हम बता रहे हैं, यानी प्लांट जो मूवमेंट करता है उसमें से पहला आपका होता है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, यानी किसी भी डायरेक्शन में आपका ग्रोथ हो सकता है प्लांट का। और किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है, स्टिम्युलस के रिस्पॉन्स में हो रहा है। आते हैं नेस्टिक मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ। नेस्टिक मूवमेंट में प्लांट का कोई भी ग्रोथ नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा यहाँ पर। इन नेस्टिक मूवमेंट वाट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। नेस्टिक मूवमेंट में स्टिमुलस का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है,
ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट इक्वली मूव इन द सेम डायरेक्शन। प्लांट के सारे पार्ट एक डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, मूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज जनरली सीन इन लीफ, फ्लावर, पेटल्स एटसेट्रा। ऐसे मूवमेंट दोस्तों प्लांट के लीफ में, फ्लावर में, प्लांट के पेटल्स में देखे जाते हैं। कैसे मूवमेंट दोस्तों, नेस्टिक मूवमेंट। इस क्या समझा हमने यहाँ पर, आई इसका एक और समझ लेते हैं नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। नेस्टिक मूवमेंट में दोस्तों डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, और प्लांट में यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। और नेस्टिक मूवमेंट में दोस्तों ग्रोथ नहीं होता है, नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन होता है। क्या स्टिमुलस का, नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन होता है। आपका सारा प्लांट का पार्ट एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा होता है। और ऐसे मूवमेंट को दोस्तों लीफ में पाया जाता है, फ्लावर के पेटल्स में पाया जाता है, और एटसेट्रा प्लांट के पार्ट में पाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, ट्रॉफिक मूवमेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट होता है प्लांट में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉफिक मूवमेंट दोस्तों ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, यानी ट्रॉफिक मूवमेंट में आपका ग्रोथ होता है दैट टेक प्लेस अलॉन्ग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन और कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। जो कि निश्चित डायरेक्शन में होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट कैन बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ऑलवेज। दोस्तों जो ट्रॉफिक मूवमेंट होता है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन की तरफ होता है हमेशा। कौन दोस्तों, ट्रॉफिक मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ दोनों टाइप का मूवमेंट समझ आया होगा। नेस्टिक मूवमेंट में दोस्तों ग्रोथ नहीं होता है, इसमें आपका ग्रोथ होता है। ट्रॉफिक मूवमेंट दोस्तों किसके तरफ होता है, ट्रॉफिक मूवमेंट आपका होता है स्टिमुलस के डायरेक्शन की तरफ। अब आते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रॉफिक मूवमेंट के साइड से। ट्रॉफिक मूवमेंट जब होता है दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिज्म का नाम दे देते हैं। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर, अगर ट्रॉफिक मूवमेंट आपका, अगर ट्रॉफिक मूवमेंट स्टिमुलस के साइड ग्रो होगा, यानी स्टिमुलस टुवर्ड्स स्टिमुलस ग्रो होगा। अगर ट्रॉफिक मूवमेंट दोस्तों अगर टुवर्ड्स स्टिमुलस ग्रो होगा, अगर दोस्तों टुवर्ड्स स्टिमुलस ग्रो होगा तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। और क्या दोस्तों, और आपका होगा ट्रॉफिक मूवमेंट। टीएम का होता है दोस्तों, टीएम का मतलब आपका है ट्रॉफिक मूवमेंट। अगर ट्रॉफिक मूवमेंट अगेंस्ट स्टिमुलस ग्रो हो रहा है, अगेंस्ट स्टिमुलस के अगेंस्ट, यानी स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा रहेगा, निगेटिव ट्रॉफिज्म। निगेटिव ट्रॉफिज्म। उम्मीद करता हूँ दो टाइप का ट्रॉफिक मूवमेंट आपको समझ आएगा, बहुत ही काम करेगा आपका दोनों ट्रॉफिक मूवमेंट। अब आइए चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट पे। अब आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट को। अब आएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या, टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट। हेडिंग डालिए, गया हेडिंग लिखिए दोस्तों क्या, टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या दोस्तों, टाइप्स ऑफ, हेडिंग लिखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आइए दोस्तों पहले टाइप को समझते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट का पहला टाइप आपका क्या है, पहला टाइप आपका दोस्तों है फोटोट्रॉपिज्म। क्या दोस्तों, फोटोट्रॉपिज्म। दोस्तों फोटो का मतलब जानते हैं आप, फोटो अभी हमने समझा कि आप फोटोट्रॉपिज्म यानी फोटो का मतलब आप जानते होंगे। फोटो का मीनिंग होता है आपका दोस्तों क्या, लाइट से रिलेटेड होता है, यानी कि इसमें सिंपली कहा जाएगा प्लांट्स का पार्ट लाइट की तरफ ग्रो होगा। प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स लाइट। सिंपली क्या होगा दोस्तों, प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स लाइट। टुवर्ड्स दोस्तों क्या, टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ प्लांट का पार्ट ग्रो होता है। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट, जो कि दोस्तों क्या होता है, ग्रेविटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटोट्रॉपिज्म।
ग्रेविटोट्रॉपिज्म दोस्तों मतलब क्या होगा इसका, ग्रेविटो यानी दोस्तों ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की तरफ अगर ग्रो होगा यानी कि हमारा ग्राउंड की तरफ ग्रो होगा, प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ दोस्तों अगर ग्रो करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या दोस्तों, ग्रेविटोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स ग्रेविटी। और क्या दोस्तों थर्ड टाइप ऑफ आएगा टॉपिक मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। क्या दोस्तों, कीमोट्रॉपिज्म। और कीमोट्रॉपिज्म क्या है दोस्तों, कीमोट्रॉपिज्म आपका होता है प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स केमिकल। कीमो का मतलब दोस्तों होता है केमिकल से, यानी सिंपली आप क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लांट पार्ट। दोस्तों नोट्स में आप लिख लीजिएगा इसको, प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, सॉरी टुवर्ड्स केमिकल्स। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट जिसका नाम दोस्तों क्या है, जिसका नाम आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब दोस्तों क्या होता है, हाइड्रो का मतलब आपका होता है रिलेटेड टू वाटर। यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड केमिकल्स, सॉरी ग्रो टुवर्ड्स किसकी तरफ ग्रो करेगा दोस्तों, वाटर, वाटर की तरफ ग्रो करेगा, वाटर यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म। दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ पर समझ लिया। अब आते हैं क्या दोस्तों, अब आते हैं प्लांट का सूट, यानी प्लांट का जो अपर पार्ट होता है वो क्या शो करता है, और प्लांट का रूट यानी डाउनवर्ड पार्ट जो होता है वो क्या शो करता है, उस पर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आएंगे प्लांट सूट, प्लांट सूट यानी रूट को छोड़कर जो ऊपर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं, यानी ग्राउंड के ऊपर जो भी प्लांट का पार्ट होता है उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। तो प्लांट का सूट दोस्तों क्या करता है, प्लांट का सूट पहले शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या दोस्तों, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। और क्या करता है, और दोस्तों शो करता है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन दोस्तों, प्लांट का पार्ट। यहाँ पे दोस्तों आप जियो बोल सकते हैं या फिर ग्रेविटो बोल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्लांट का रूट पे, प्लांट का रूट क्या करता है, प्लांट रूट पे आते हैं। प्लांट का रूट क्या करता है, प्लांट का रूट आपका शो करता है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है दोस्तों, इसलिए नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों क्या, प्लांट का जो रूट होता है वो शो करता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो हमने इस पेज पे लिखा है, जो हमने हैंड रिटन लिखा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से लर्न कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे अपने नोट्स में अभी तक लिख लिए होंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका टॉपिक चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि यहाँ तक हमने कवर कर लिया कि आप प्लांट के जो भी प्लांट में आपका जो मूवमेंट होता है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। दो टाइप का मूवमेंट, पहला टॉपिक मूवमेंट, दूसरा आपका नेस्टिक मूवमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों क्या, प्लांट से रिलेटेड है, और क्या, प्लांट का हार्मोन। प्लांट में जो जो हार्मोन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला हार्मोन दोस्तों क्या होता है, पहला हार्मोन आपके पास होता है ऑक्सिन। तो आइए इसको समझते हैं ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का फंक्शन समझते हैं दोस्तों, ऑक्सिन का क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन आइए यहाँ पर समझते हैं, ऑक्सिन प्रमोट सेल इलोंगेशन इन शूट्स। दोस्तों जो शूट होता है प्लांट यानी ग्राउंड लेवल से जो भी ऊपर होता है प्लांट का पार्ट है, उसमें प्लांट के सेल का इलोंगेट कर देता है, यानी प्लांट के सेल को लंबा कर देता है। यानी कोई भी अगर प्लांट सेल है दोस्तों ना, तो इसको क्या करेगा, ऑक्सिन इसको सिंपल से थोड़ा लंबा कर देगा, ऐसे कर देगा, यानी प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है कौन, ऑक्सिन। इट कंट्रोल द फोटोट्रॉपिज्म एंड ग्रेविटोट्रॉपिज्म। ऑक्सिन दोस्तों फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविटोट्रॉपिज्म जो प्लांट में होते हैं उसे कंट्रोल करता है। इट स्टिम्युलेट्स फ्रूट डेवलपमेंट।
जो भी प्लांट में दोस्तों फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसे बढ़ावा देता है, यानी उससे क्या करता है, प्रमोट करता है फ्रूट के डेवलपमेंट को प्लांट में जो होता है। इट डिले एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, जो भी फ्रूट और लीव्स प्लांट का दोस्तों जो एजिंग यानी जो बूढ़े होके गिर जाते हैं दोस्तों, उसको प्रमोट यानी उसको डिले करता है, यानी उसको लेट करता है। प्लांट में जो भी आपका जो लीफ है, यानी देखते हैं कि लीफ अपने आप टूट के गिर जाता है, नीचे खराब हो जाता है, उसको दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, डिले यानी देरी उसमें करता है। इट प्रोड्यूस एट अ रूट टिप एंड सूट टिप, रूट के टिप और सूट के टिप पे दोस्तों क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन हार्मोन। उम्मीद करता हूँ पहला प्लांट हार्मोन आपको समझ आया होगा, ऑक्सीजन। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। पहले इसको हम रिवाइज करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है दोस्तों, सेल इलोंगेशन हमें हेल्प करता है, फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविटीट्रोपिज्म को हेल्प कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट यानी फ्रूट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, एज लीफ के और फ्रूट के एजिंग में डिले करता है, और रूट और सूट के टिप पे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं दोस्तों क्या, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन है, क्या करता है दोस्तों, ये आपके सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है या फिर स्टिमुलेट्स करता है। दोस्तों क्या करता है, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट और सीड जर्मिनेशन में भी प्रमोट यानी सीड जर्मिनेशन को भी हेल्प करता है। कौन, जिब्रेलिन। पहला फंक्शन क्या दोस्तों, पहला फंक्शन सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन, दूसरा फंक्शन आपको आ जाएगा फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट और सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिन का। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, जिसका नाम है दोस्तों क्या, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है दोस्तों, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और लीफ और फ्लावर की एजिंग को भी यहाँ पर दोस्तों क्या करता है, डिले करता है या फिर लेट करता है। क्या करता है, पहला फंक्शन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और लीफ और फ्लावर के एजिंग को भी डिले करता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यानी आपको नाम से पता चल रहा है कि ये एक एसिड होगा। इट कॉजेज सम मैटर टू क्लोज फॉर प्रिवेंट देम लॉस फॉर वाटर। एब्सिसिक एसिड क्या करता है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड सिंपल सा प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर, यानी प्लांट को पानी से कमी होने से बचाता है, यानी लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देता है प्लांट में। इट इनहेबिट्स स्टेम ग्रोथ एंड स्टिमुलेट्स द रूट ग्रोथ इन द रिस्पॉन्स टू ड्रॉथ। स्टेम ग्रोथ को रोक देता है और एब्सिसिक एसिड, और रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि अगर ड्रॉथ का सिचुएशन आए तो पानी जनरेट करने के लिए, क्योंकि रूट दोस्तों अंडरग्राउंड में जाकर पानी जनरेट कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ डोरमेंसी इन बड एंड सीड। दोस्तों डिले करता है, यानी जो बड है यानी प्लांट में जो भी बड निकलता है या फिर सीड निकलता है उसको डिले करता है मेंटेनेंस में, उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है, लेट करता है। अब दोस्तों कहाँ पर आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, यानी लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक आपका दोस्तों क्या है, इथाइलिन। इस चैप्टर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक है दोस्तों क्या, इथाइलिन। इथाइलिन दोस्तों एक प्लांट हार्मोन है, गैसियस प्लांट हार्मोन इसको बोलते हैं दोस्तों। लीव्स का एजिंग यानी लीव्स जो बूढ़ी हो जाते हैं उसको प्रमोट करता है। ये दोस्तों फ्रूट जो पकता है ना उसको भी प्रमोट करता है, और फ्रूट और लीफ जो गिर जाते हैं यानी ड्रॉप हो जाते हैं उनको भी यहाँ पर दोस्तों क्या करता है, प्रमोट करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। हमने दोस्तों यहाँ पर चैप्टर में क्या करा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। अगर दोस्तों आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया तो दोस्तों इसका नोट्स आप जरूर बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये नोट्स दोस्तों पूरा एनसीईआरटी इस नोट्स में आपका कवर हो चुका है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहता है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स इसके है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, अब इसी वीडियो के यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है खत्म। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पहला हमने क्या समझा इंपॉर्टेंट, पहला आपका था नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका दोस्तों क्या ह्यूमन ब्रेन जो कि आपका नर्वस सिस्टम का ही था, और तीसरा हमने समझा सिंपल सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि एनिमल्स में था। उसके बाद है प्लांट कोऑर्डिनेशन, उसके बाद है प्लांट हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही 5 टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किया है दोस्तों। 1 घंटा 8 मिनट रैपिड रिवीजन हमने किया, रैपिडली हम कंप्लीट कर लिया अपने चैप्टर को, क्योंकि दोस्तों आप एग्जाम टाइम में भी इसको स्पीड में करके कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, यानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी इस वीडियो से देख सके, इस वीडियो को भी कंप्लीट कर सके, अपने चैप्टर कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।